जय हिंद छात्रों। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने गतिमान आवेश और चुंबकत्व से संबंधित प्रश्न किए थे। आज से हम लोग एक नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे, चुंबकत्व एवं द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग अब देखते हैं। हम लोग कूलॉम के व्युत्क्रम और के नियम समझेंगे एवं एकांक ध्रुव की परिभाषा ज्ञात करेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है 12वीं के हिसाब से। सबसे पहले हम देखते हैं कि दो चुंबकीय ध्रुव, एक की ध्रुव प्रबलता M1 है और एक की ध्रुव प्रबलता कितना है M2 है। इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है R। ध्रुव प्रबलता M1 और M2 दिया है, इनके बीच की दूरी क्या दी है R। तो अगर दोनों जो है उत्तरी ध्रुव होंगे, N और N होगा तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, N और S होगा तो इनके बीच में आकर्षण होगा। सजातीय ध्रुव जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय ध्रुव जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, इन ध्रुवों के मध्य बल कार्य करता है। ये बल को किसने समझाया था? कूलॉम ने। तो कूलॉम के अनुसार कूलॉम ने क्या कहा कि इन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उन ध्रुवों के ध्रुव परावलयों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूंकि ये नियम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 9th में आता है। इसके बाद स्थिर विद्युत फर्स्ट में भी आया होगा कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम वहाँ विद्युत के केस में था, यहाँ कूलॉम का नियम चुंबक के केस में है। बाकी इसे पढ़ा हुआ है तो एक बार रिपीट कर देते हैं कि इन्हीं दो ध्रुव प्रावल्यों के बीच लगने वाला जो बल होता है उनके ध्रुव प्रावल्यों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जरा एक बार इसका डेरिवेशन देखते हैं। F समानुपाती M1 M2, इसको समीकरण 1 बोल दो। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? R², इसको समीकरण 2 बोल दो। समीकरण 1 और 2 को मिला दो। 1 और 2 से जब इनको मिलाएंगे तो F समानुपाती क्या होगा? M1 M2 बाई R²। F समानुपाती M1 M2 लगने वाला बल उनके ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती है तथा लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर F समानुपाती M1 M2 बाई कितना आ गया? R²। जब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक समानुपाती नियतांक आएगा जिसको हम लोग यहाँ K लिख देते हैं, M1 M2 बाई R²। K जहाँ एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान μ0 बाई 4 पाई होता है। SI पद्धति में, SI सिस्टम में, वायु या निर्वात में K का मान जो होता है μ0 बाई 4 पाई होता है। तो अगर हम इसका मान रख दें तो μ0 बाई कितना जाएगा? 4 पाई M1 M2 बाई R²। ये जो μ0 बाई 4 पाई है इसकी वैल्यू भी आप चाहो तो याद कर सकते हो, 10⁻⁻7 होती है। अब हम लोग कूलॉम के नियम से एकांक ध्रुव समझेंगे। तो सबसे पहले कूलॉम का नियम एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। ध्रुव 2 दिया हुआ है, एक का ध्रुव प्रबलता M1 है, दूसरे की कितनी M2 है, इसके बीच की दूरी कितनी R। तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने भी निकाला μ0 बाई 4 पाई M1 M2 बाई कितना है? R²। ये कूलॉम के नियम से फार्मूला आ गया। यहाँ से हम बात करेंगे कि एकांक ध्रुव क्या होता है, एकांक ध्रुव किसे कहते हैं। तो क्या करो कि जो M1 और M2 है इन दोनों की वैल्यू को समान मान लो। M1 और M2 इक्वल टू M मान लो। दोनों की ध्रुव प्रबलताएं, दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं को समान मान लो, M हो गया। इनके बीच की जो दूरी है R इक्वल टू इसको 1 मीटर मान लो। तो जो फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी हो गई? μ0 बाई 4 पाई 1 × 1 बाई कितना गया? 1 का स्क्वायर। इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है? 10⁻⁷। तो ये 1 हो गया तो 10⁻⁷ न्यूटन। यदि दोनों ध्रुव जिनका परिणाम समान हो और उनके बीच की दूरी कितनी हो? 1 मीटर हो, यदि वायु या निर्वात में एक दूसरे को 10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हो तो वह ध्रुव जो है एकांक ध्रुव कहलाते हैं। ये फिर समझते हैं। F इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई M1 M2 बाई कितना है? R²। दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं को समान मान लो। तो M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू क्या मान लिया? M मान लिया। दोनों के बीच की दूरी कितने मीटर मान लो? 1 मीटर। तो जो फोर्स निकल करके आया उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻⁷ न्यूटन। भले एकांक ध्रुव के बीच कितना फोर्स लगता है? 10⁻⁷ न्यूटन। अगर दोनों की प्रबलताएं समान हैं, दोनों की प्रबलताएं समान हैं और दोनों सजातीय ध्रुव हैं तो एक दूसरे को 10⁻⁷ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करेंगे। ऐसे ध्रुवों को हम लोग एकांक ध्रुव कहते हैं। तो जो ध्रुव प्रबलता होती है इसका मात्रक होता है एम्पियर × मीटर। तो ये भी याद करना, ध्रुव प्रबलता का मात्रक कितना है? एम्पियर × मीटर। अब हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव के कारण या दंड चुंबक के कारण
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दो बिंदुओं पर ज्ञात की जाती है, नंबर 1 अक्षीय स्थिति में और नंबर 2 निरक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले हम लोग जिस बिंदु पर ज्ञात करते हैं वो अक्षीय स्थिति है। तो अक्षीय स्थिति के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें। तो एक दंड चुंबक ले लीजिए, इसका नाम मान लीजिए NS। इस स्थिति को हम लोग अक्षीय स्थिति कहते हैं और ये वाली जो स्थिति होती है लंबवर्धक जो होता है, इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P मान लीजिए जिस पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। मध्य बिंदु O से P बिंदु के बीच की जो दूरी है इसको R मान लीजिए। चुंबक की जो लंबाई है, दंड चुंबक की जो लंबाई है इसको 2L मान लीजिए। ये आधी लेंथ इसकी L हो गई और ये बची हुई भी आधी लेंथ इसकी कितनी हो गई, L हो गई। तो एक दंड चुंबक ले लीजिए, NS एक दंड चुंबक है जिसकी लंबाई कितनी है, 2L है। इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P मानिए जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस स्थिति को ही हम लोग कौन सी स्थिति कहते हैं, अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता निकालते हैं, तो तीव्रता किसी बिंदु पर निकालने के लिए एकांक n ध्रुव की कल्पना करते हैं। तो सबसे पहले P बिंदु पर हम एकांक n ध्रुव लेकर के आएंगे, तो n और n के बीच में प्रतिकर्षण होगा। तो n के कारण जो तीव्रता की दिशा होगी वो इस तरफ बना लीजिए V1, और s के कारण इस पर आकर्षण बल लगेगा, तो आकर्षण होगा तो इसकी दिशा इधर बता दीजिए V2। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। n के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो V1 इक्वल टू μ0 बाई कितना गया 4 पाई m। ध्रुव प्रबलताएं n और s दोनों की समान है, दोनों की ध्रुव प्रबलता को m मान लिया है अपन ने। तो m बाई NP स्क्वायर किधर जाएगी, B1 की तरफ, मतलब n से इसकी दिशा P की तरफ होगी, NP के अनुदिश। तो B1 इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई m बाई, जहाँ तक NP का सवाल है, ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी O से लेकर के आपकी P तक की दूरी कितनी R, ये आधी दूरी कितनी है, L है। तो NP आपका कितना हो जाएगा, R माइनस L। तो इसको माइनस कर लीजिए, R माइनस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार हम लोग S ध्रुव के कारण तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो जब हम S ध्रुव के कारण तीव्रता निकालेंगे तो S के कारण तीव्रता, तो ये B2 ले लीजिए। इसकी दिशा किधर से किधर होगी, P से S की तरफ। तो B2 लीजिए, तो B2 की वैल्यू हो जाएगी μ0 बाई 4 पाई m बाई SP का स्क्वायर। B2 इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई m। SP जो है आपका S और P के बीच की दूरी, तो ये दूरी कितनी हो गई आपकी R, और ये दूरी कितनी हो गई आपकी L। तो R प्लस L का होल स्क्वायर, इसे हम सेकंड समीकरण बोल देते हैं। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग परिणामी तीव्रता ज्ञात करते हैं। परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, B इक्वल टू B1 माइनस B2। चूंकि B1 की दिशा इधर है और B2 की दिशा इधर है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण है, इसलिए परिणामी तीव्रता क्या होगा, B1 माइनस B2। जरा B1 और B2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। B1 क्या था, μ0 बाई 4 पाई m बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस μ0 बाई 4 पाई m बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। कुछ चीज़ें कॉमन ले लीजिए, μ0 बाई 4 पाई m कॉमन ले लीजिए, 1 बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। B इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई m बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। इस प्रश्न में LCM ले लीजिए, तो μ0 बाई कितना जाएगा 4 पाई a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्रॉस कर दीजिए, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो B इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई m, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL अपन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, μ0 बाई 4 पाई m, ये 2RL और 2RL कितना हो गया 4RL, ऐसा लिख दीजिए 2 इंटू R इंटू L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है m स्मॉल m इंटू 2L। ये जो स्मॉल m इंटू 2L है
ये हो गया आपका कैपिटल एम, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो बी का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 कैपिटल एम आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका डेरिवेशन हो गया। इसको थोड़ा और आगे तक कर सकते हो, आर इज ग्रेटर देन एल, तो एल स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। अगर आर की वैल्यू एल से ज़्यादा है, चुंबक अगर छोटा है, तो आर इज ग्रेटर देन एल होगा। एल स्क्वायर को हम लोग क्या कर देंगे, नगण्य मान लेंगे। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई कितना गया 4 पाई 2 एम आर बाई आर की पावर 4, ये से कैंसिल कर दीजिए। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 एम आर बाई आर की पावर 4 हो गया। एक आर से एक आर कैंसिल कर दिया, आर क्यूब हो गया। साइड में थोड़ा सा मिटा लेते हैं। बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 एम बाई आर क्यूब। ये अक्षीय स्थिति में चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो परिणामी तीव्रता की दिशा, परिणामी तीव्रता की दिशा एस से एन की तरफ होती है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण। अब हम लोग निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एक दंड चुंबक बना लीजिए। एनएस एक दंड चुंबक है जिसकी लंबाई 12 है। ये इसकी निरक्षीय स्थिति होती है। लंबवर्धक जो है दूरी जो होती है, इस पर जब बिंदु बनाते हैं तो इस बिंदु को हम लोग निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए P, ये आधी लेंथ कितनी हो गई, इसकी एल हो गई। आधी लंबाई कितनी हो गई, इसकी एल हो गई। एन के कारण P बिंदु पर तीव्रता, ये हो गया आपका B1। एस के कारण P बिंदु पर तीव्रता, ये कितना हो गया आपका B2। इस दूरी को आप R मान लीजिए, तो ये दूरी कितना हो जाएगा NP आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसी ये भी दूरी कितनी हो जाएगी आपकी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पैथागोरस प्रमेय का उपयोग कर लीजिए। ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये भी दूरी कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो निरक्षीय स्थिति में हमको तीव्रता चाहिए, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पर हम इंटेंसिटी निकालने की बात करते हैं। तो एन के कारण तीव्रता कितनी आ गई, B1 आ गई। अब ये B1 आपका इधर है और B2 आपका इधर है, तो जो परिणामी तीव्रता आपकी आएगी B, वो इधर आएगी। तो जो परिणामी तीव्रता आएगी यहाँ पर एज्यूम करिए ये एंगल कितना है, थीटा है। ये एंगल भी कितना मान लीजिए, थीटा। तो जो B1 है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक B1 साइन थीटा होगा और एक B1 कॉस थीटा होगा। ऐसे ही B2 के दो कंपोनेंट होंगे, एक B2 साइन थीटा होगा और एक B2 कॉस थीटा होगा। इस पर थोड़ी देर बाद विचार करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एन के कारण बिंदु, एन के कारण बिंदु P पर तीव्रता B1 इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई एन पी स्क्वायर। B1 म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई, जो एन पी स्क्वायर है, एन पी की दूरी कितनी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस इक्वेशन नंबर 1 है। इसी प्रकार एस के कारण अगर हम तीव्रता निकालेंगे, बिंदु P पर, तो B2 आएगा। B2 का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई एस पी स्क्वायर। ये इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, क्योंकि जहाँ भी तीव्रता निकालना होता है वहाँ पर एक एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करते हैं, तो ये इसको आकर्षित करेगा, जबकि ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो एस पी आ गया, एस पी स्क्वायर। B2 इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई, एस पी की वैल्यू भी सेम है जितनी वैल्यू एन पी की है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपका समीकरण 2 आ गया। ये जो B1 है, B1 की दिशा किधर से किधर होगी, एन से P की तरफ, जबकि B2 जो है, B2 की दिशा किधर से किधर होगी, P से S की तरफ। इसलिए जब हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे, परिणामी तीव्रता की बात करते हैं, एक बार इस डायग्राम को फिर से थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। ये आपका पार्ट हो गया B1, ये पार्ट हो गया आपका B2। जो परिणामी तीव्रता आई उसकी दिशा ये आ गई B। ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। ये जो B1 के कंपोनेंट बने, एक कंपोनेंट बना B1 साइन थीटा,
एक कंपोनेंट बना B1 cos थीटा, ऐसे ही B2 के कंपोनेंट बने, एक कंपोनेंट बना B2 sin थीटा और एक कंपोनेंट बना B2 cos थीटा। ये जो B1 और B2 है दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए ये जो B1 sin थीटा और B2 sin थीटा है एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो परिणामी तीव्रता आएगी वो ये आएगी B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। तो आपकी जो परिणामी तीव्रता आई उसकी वैल्यू आ गई B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। B1 और B2 की वैल्यू समान था, इसके कारण से जो B1 sin थीटा हुआ और जो B2 sin थीटा हुआ एक दूसरे को इसने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्योंकि B1 और B2 की वैल्यू आपकी क्या है, सेम है, तो परिणामी तीव्रता आपकी आ गई 2B1 cos थीटा। यहाँ पर हम वैल्यू अप्लाई कर दें, B1 की वैल्यू हमने निकाल रखा था μ0/4 पाई m/r² प्लस L², और cos थीटा की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, बेस बाई क्या होता है, हाइपोटेनियस, तो L बाई कितना हो जाएगा, r² प्लस L² का रूट। ये जो 2 इंटू एम इंटू एल है तो इसको हम लोग कैपिटल M बोलते हैं, स्मॉल m इंटू 2L को। तो B इक्वल टू μ0/4 पाई, यहाँ से कितना आ गया, कैपिटल M बाई r² प्लस L² की पावर 3/2। r² प्लस L² है, रूट का मतलब होता है r² प्लस L² की पावर 1/2, तो जब इंटू करते हैं तो पावर प्लस हो जाएंगे, तो 1 प्लस 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2। ये आपका डेरिवेशन आ गया। अगर हम इस केस में r को ग्रेटर देन मान लें तो L² को क्या मान लेंगे, नगण्य कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी तीव्रता का फॉर्मूला आ जाएगा μ0/4 पाई m/r³। तो निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है B इक्वल टू μ0/4 पाई m/r³। तो परिणामी तीव्रता की दिशा किधर से किधर होगी, N से S की तरफ। अभी हम लोगों ने देखा कि जो अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकल करके आई, ये आई μ0/4 पाई 2m/r³, और जो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता आई इक्वेटोरियल पोजीशन में, इसकी वैल्यू आई μ0/4 पाई m/r³। इसको बोल दो समीकरण 1 आ गया था, इस समीकरण 2 आ गया था। तो चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता और चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता आ गई। ये कहते हैं कि अक्षीय स्थिति की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति की तीव्रता में तुलना करो। तो जरा एक काम कर लो, दोनों को डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा, 2। तो अक्षीय स्थिति की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तीव्रता से 2 गुनी होती है। याद रखना, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, अक्षीय स्थिति की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तीव्रता से 2 गुनी होती है। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर लगने वाला बलागुण। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाते समय ध्यान रखना कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसमें एक दंड चुंबक रख दीजिए या चुंबकीय द्विध्रुव रख दीजिए। तो एक दंड चुंबक रखा हुआ है NS, कितने एंगल से रखा हुआ है, थीटा एंगल से रखा हुआ है। दंड चुंबक की जो लंबाई है वो कितनी है, 12 है। N ध्रुव पर लगने वाला बल, तो N ध्रुव पर लगने वाला बल कितना होगा, MB, जहाँ B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। MB की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ है। तो N ध्रुव पर लगने वाला बल MB चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चूंकि S ध्रुव है ये विपरीत कार्य कर रहा है, इसलिए इस पर लगने वाला बल MB चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो एक बल MB चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगा तथा दूसरा बल MB चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगा। चूंकि दोनों बल बराबर और विपरीत होते हैं, इसलिए इनका जो परिणामी स्थानांतरीय बल हो जाता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और दोनों बल मिलकर के एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। बलयुग्म क्या करता है, इसको घुमा करके साम्यावस्था में लाने का प्रयास करता है। तो जो इस पर बलागुण पैदा हुआ, इस बलागुण का फॉर्मूला समझ लेते हैं। जो बल आघूर्ण आया, बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। तो जो बल की वैल्यू आपकी आ गई वो MB आ गई, और जो लंबवत दूरी आपकी आ गई, ये आपकी जो लंबवत दूरी है इसका नाम हमने रख दिया
एन इन पी। ये आपका एम बी हो गया। ये दूरी निकालने के लिए क्या करिए, इस त्रिभुज की कल्पना कर लीजिए। कौन सा त्रिभुज बना दीजिए, एन पी एस। यहाँ पर देखिए साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, लंब टे कर्ण। लंब कितना हो गया आपका, एन पी हो गया, और कर्ण कितना हो गया आपका 2l। तो एन पी की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए 2l साइन थीटा। यहाँ पर पुट कर दीजिए एन पी की वैल्यू 2l साइन थीटा। अभी हम लोगों ने समझा था एम इंटू 2l जो होता है ये चुंबकीय द्विध्रुवागुण होता है, इसको हम लोग कैपिटल एम लेते हैं। एम इंटू कितना है 2l, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो बलागुण की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो कितना जाएगा, एम बी साइन थीटा। बलागुण को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख लें तो एम क्रॉस क्या हो जाएगा, बी। बलागुण एक सदिश राशि है, इसका मात्रक बनाएंगे तो इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। इसकी जो विमा होती है ये होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो बलागुण की विमा और कार्य की विमा या ऊर्जा की विमा समान होती है। कार्य की विमा भी क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और बलागुण की विमा भी क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। लेकिन ये जो न्यूटन इंटू मीटर है, इसी को जब हम कार्य का बात करते हैं या ऊर्जा की बात करते हैं तो इसको हम लोग जूल बोलते हैं। लेकिन बलागुण की विमा को जूल मत बोलना है, क्योंकि जूल जो होता है वो अदिश राशि को दर्शाता है और बलागुण एक सदिश राशि है। तो एक बिंदु यहाँ पर ये भी नोट करेंगे, बलागुण को कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब हम लोग एक प्रश्न करेंगे कि दंड चुंबक को अर्धवृत्ताकार मोड़ना। ये प्रश्न हमारे एग्जाम में आ चुका है, एक बार समझते हैं। एक दंड चुंबक ले लो, इसमें कुछ बिंदु हमेशा याद रखना कि जो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी होती है इसको हम लोग बोलते हैं प्रभावकारी लंबाई। पूरे चुंबक की लंबाई को हम लोग बोलते हैं ज्यामितीय लंबाई, और जो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी होती है इसको बोलते हैं प्रभावकारी लंबाई। प्रभावकारी लंबाई जो होता है वो कुल लंबाई का मतलब ज्यामितीय लंबाई का 5/6 टाइम्स होता है, मतलब 84% होता है। इसमें एक पॉइंट याद रखना, ध्रुव प्राबल्य। ध्रुव प्राबल्य क्या होता है, आई इंटू एल। फार्मूला हम बोल रहे हैं आई इंटू एल, लेकिन ध्रुव प्राबल्य ध्यान रखना लंबाई पर निर्भर नहीं करता, ध्रुव प्राबल्य क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। एक होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये होता है स्मॉल एम इंटू 2l। यहाँ पर जो 2l यूज हुआ है प्रभावकारी लंबाई है, दोनों ध्रुवों के बीच की क्या है, दूरी है। तो जब हम चुंबक को अर्धवृत्ताकार मोड़ने की बात करते हैं तो एक चुंबक बना लो, इसको अर्धवृत्ताकार मोड़ दो। इसकी लंबाई को क्या मान लिया हमने, एल मान लिया। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, स्मॉल एम इंटू एल। अगर लंबाई को 2l मानोगे तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा स्मॉल एम इंटू 2l। अगर लंबाई को l मानोगे तो स्मॉल एम इंटू क्या होगा, l। तो जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, तो प्रश्न ऐसा आता है कि दंड चुंबक को अर्धवृत्ताकार मोड़ने पर जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर तुमसे पूछे ध्रुव प्रबलता पर क्या फर्क पड़ेगा, तो ध्रुव प्रबलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो ध्रुव प्रबलता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर नहीं करता। तो अगर चुंबक को आप मोड़ोगे तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अगर हम बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की, तो अब ये प्रभावकारी लंबाई हो गया। ये प्रभावकारी लंबाई पहले जो एल थी, अब ये मुड़ करके इसको इसकी त्रिज्या मान लीजिए आप आर है। तो अब आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो गया स्मॉल एम इंटू 2r। 2r क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इधर से r होगा इधर से r होगा, तो व्यास कितना हो गया 2 इंटू कितना हो गया r। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल m इंटू कितना है 2r। यहाँ पर r की वैल्यू निकाल दीजिए, l की वैल्यू चूंकि वृत्त की परिधि होती है 2πr, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में मोड़े हो तो अर्धवृत्त की वैल्यू कितनी हो गई πr। तो l किसके बराबर हो गया, πr के। r की बात कर लो, l बाई कितना होगा पाई। ये जो r की वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2 इंटू एल बाई पाई। ये जो स्मॉल m इंटू कैपिटल L है, ये वैल्यू क्या थी, कैपिटल M थी। तो कैपिटल इसको डैश मान लीजिए, तो 2 कैपिटल M बाई पाई।
तो जो आंसर है कि जब चुंबक को अर्धवृत्ताकार मोड़ते हैं तो जो नया चुंबकीय आघूर्ण होता है वो 2m/π हो जाता है। इसको सॉल्व करें तो 63.7% ऑफ द कैपिटल एम। मतलब अगर हम एक चुंबक को अर्धवृत्ताकार मोड़ दें तो उसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो 63.7% हो जाएगा अपने पुराने चुंबकीय आघूर्ण का, अर्थात 37% चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, कम हो जाता है अर्धवृत्ताकार मोड़ने पर। आज हम लोगों ने चुंबकत्व एवं द्रव्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े, जिसमें कूलाम के व्युत्क्रमण का नियम, अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण एवं दंड चुंबक को अर्धवृत्ताकार मोड़ना समझा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। जय हिंद।